हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड में भैया क्लास 12th का पेपर देने वाले हैं ना, तो आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, वायरल पेपर, जो अगर आपने ये वायरल पेपर पढ़ लिया मेरे प्यारे लाडलो तो 90% आपका हिंदी में पक्का हो जाएगा। ये पूरा पेपर ध्यान से समझना, पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोग जितना मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना वो आप लोग ध्यान से समझना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2026 बोर्ड में 100% आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो ये है भैया 2026 बोर्ड क्लास 12 हिंदी का वायरल पेपर। सबसे पहले अपना यहां अनुक्रमांक डाल देना। बोर्ड एग्जाम में भैया सेम ऐसे पेपर आएगा। अपना अनुक्रमांक डालना, जो भी आपका रूल नंबर है 22 13 71 95, जो भी आपका रूल नंबर है डाल देना। अपना नाम डाल देना, जैसे जो भी आपका नाम है ठीक है वो आप लोग डाल देना। जैसे हम अपना नाम डाल देते हैं श्रवण गोस्वामी, ठीक है। तो अपना नाम और रोल नंबर जरूर डालना, ठीक है। फिर आप लोग देखो, सबसे पहले ये 2026 का भैया वायरल पेपर है, क्लास 12th हिंदी का पेपर है, ठीक है। सामान्य हिंदी विषय आपका सामान्य हिंदी। जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो पूरा तैयार कर लेना, याद कर लेना, कहीं आप कॉपी में लिख लेना, ताकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देकर आओ ना एक एक क्वेश्चन मिला लेना, ठीक है। पेपर का कोड है 303HU, ध्यान रखना 303HU पेपर का कोड है। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझा। सबसे पहले मेरे प्यारे लाडलो यहां देखो, सबसे पहले आपके पास जो समय रहेगा ना वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट आपको ये पूरा पेपर ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन नहीं आता, और आपको 3 घंटे इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। एंड आपका जो ये पूर्णांक रहेगा ये 100 नंबर का रहेगा। आपका जो पूरा पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा। सबसे पहले देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, नोट है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, दोनों खंड करना आवश्यक है, दोनों खंड आपको करना आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं भैया खंड आ पे। खंड का जो कि आपका 50 अंक का रहेगा, फिर खंड खा भी आपका 50 अंक का रहेगा। खंड का देखो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले आपके बोर्ड पेपर में खंड का रहेगा, ठीक है। खंड का जो कि आपको 50 नंबर देकर जाएगा। खंड आपका जो अगला रहेगा दूसरा खंड खा जो रहेगा वो भी 50 अंक देकर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जो कि आपको 10 नंबर यानी कि 10 अंक देकर जाएगा। अब 10 में 10 अंक आप लोग पक्का कर लो, एक एक ऑब्जेक्टिव आप पक्का कर लो मेरे प्यारे लाडलो। सबसे पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न इसमें का, ठीक है, फिर इसमें 5 प्रश्न है, फिर दूसरे में भी 5 प्रश्न है। पहला देखो ये गद्य खंड से है, ठीक है, फिर आपका पद्य खंड से ऑब्जेक्टिव रहेगा। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भैया, 1 नंबर, ठीक है। जल्दी से पहला ऑप्शन भारतेंद्र हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद मोहन राकेश, और हमारा चौथा रामकृष्ण दास। तो भैया बताओ शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? तो भैया संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है। तो 1 नंबर आपका पक्का बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन भैया लल्लू लाल रचना है, लल्लू लाल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुख सागर या प्रेम सागर या परीक्षा गुरु या फिर हमारा रानी केतकी। रानी केतकी लल्लू लाल की रचना है, किसकी रचना है? प्रेम सागर की। किसकी रचना है? प्रेम सागर की। बहुत इंपॉर्टेंट भैया दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो एक एक नंबर अपना पक्का कर लो, ये मत सोचो सर 1 नंबर छोड़ देंगे तो क्या होगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक नंबर जब इकट्ठा करोगे तभी आप 95% पहुंचोगे। माइंड में कभी ये मत लाना सर 1 नंबर छोड़ देंगे तो क्या होगा। अगर 1-2 नंबर छोड़ दिया, 5 नंबर राइटिंग का कट गया और इधर उधर से 1-2 नंबर कट गया, टॉपर बनने का सपना टूट जाएगा, ठीक है। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझो स्टूडेंट। अब हमारा जो गा वाला क्वेश्चन है यानी कि तीसरा क्वेश्चन, वो कह रहा है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? भाई पर्दा कहानी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी कहानी है, एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। देखो प्रेमचंद्र जी हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद या अमरकांत या फिर भैया यशपाल। तो पर्दा कहानी के भैया लेखक कौन है? हमारे यशपाल जी हैं, याद रखना यशपाल जी, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन सही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है घा वाला, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी या राहुल संस्कृत के या रग्गई राघव। जब आप क्लास 10 में रहे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 12th में भी है, 10th में भी था।
ठीक है, तो इसके जो है भैया विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, देखो अंगा वाला क्वेश्चन। भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, इन चारों में से जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है कौन सी है? कामायनी या फिर वैदेही वनवास या फिर कश्मीर सुषमा या फिर प्रेम माधुरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। पहला ही चैप्टर है, अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये पद्य का पहला ही चैप्टर है 12th का। वैदेही वनवास जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना, याद रखना, ठीक है। फिर अब हमारा दूसरा स्टार्ट होता है, यानी कि पद्य खंड, और ये भी 5 ही नंबर का आएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया, गद्य खंड का इतिहास। अब पद्य खंड आता है। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर भैया हमारे जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत या फिर हमारे महादेवी वर्मा। तो कौन है इसका? तो इसका है भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं भैया दूसरा का सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो इसमें पूछ रहा है उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? उपमान मैले हो गए ये किसकी काव्य पंक्ति है? मतलब ये किसका काव्य का पंक्ति है अर्थात लाइन है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है त्रिलोचन शास्त्री जी का या मुक्ति बोध का या नागार्जुन का या अज्ञेयी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेयी जी का? बताओ जल्दी से। तो ये जो है भैया अज्ञेयी जी की है, ठीक है। किसका है? उपमान मैले हो गए अज्ञेयी जी की जो काव्य पंक्ति है, ठीक है। अगला आ जाओ भैया एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? बताओ। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं वरना आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो एकांतवासी जो योगी है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक या फिर भैया बाल मुकुंद गुप्त या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? जल्दी से बताओ कि ये जो है एकांतवासी योगी किसकी रचना है? श्रीधर पाठक का, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर हमारा ये दूसरा का तीसरा वाला। अगला आ जाओ घा वाला क्वेश्चन। घा वाला क्वेश्चन यहाँ आ जाओ, ठीक है। इसके ऑप्शन हमारे नीचे हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो घा वाला पूछ रहा है कि हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति जो सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? किसको कहा गया है भैया? प्रगतिवादी को कहा गया है या छायावाद को कहा गया या प्रयोगवाद को कहा गया या नई कविता को कहा गया? किसको कहा गया है? बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा कि भैया जो छायावादी है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह काल कहते हैं, ठीक है। किस कालखंड को कहा गया है भैया? छायावादी को कहा गया। लास्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा आ चुका है आपके पास। देखो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? भैया तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा 1 नंबर में। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ या द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? जरूर आएगा, ठीक है। तो आप देखो तार सप्तक का प्रकाशन भैया 1941 में या 1943 में या 1954 में या 1947 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन भैया जो है 1943 में हुआ था, ठीक है। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव भैया 10 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, जरूर आएगा। तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो कुछ नहीं करना है भैया, प्रश्नोत्तर संख्या डालो जो भी आपका है। पहला है तो पहला डालो, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और फिर आपका खा गा घा करके आप सारा ऑब्जेक्टिव लिख देना, ठीक है। ऐसे आप लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 10 में 10 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आते हैं जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा भैया? तीसरा वाला क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 10 नंबर का आएगा। मतलब आपको सीधा ये 10 नंबर देकर जाएगा। देखो अगर नहीं आता तो ट्रिक से लिखना सीख जाओगे लेकिन आप लिख कर आओगे, ठीक है, क्योंकि हमें भैया 2026 बोर्ड में 95% लाना है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो। देखो इसमें पूछ रहा दिए गए गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है। 5 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 2 अंक का। पहले देखो गद्यांश सॉल्व करने से पहले आप 2 बार गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, इसका अर्थ पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, पहले 2 बार पढ़ो। टाइम बहुत होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, समझ में आ जाए तो। देखो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की वस्तुओं को, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियां पृथ्वी की देह में सजाया है और हमारे भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए सबकी जो जांच पड़ताल आवश्यक है। भैया जल्दी से बताओ धरती शब्द आया, धरती शब्द आया किस पाठ से लिया गया है?
सभी स्टूडेंट को पता होगा। धरती, पृथ्वी, अगर ये सब आए तो आप बता दो किस पाठ से लिया गया। अब देखो इसमें पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। इसमें आपको पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ तो सभी को पता हो गया होगा, पाठ तो सभी को पता चल गया होगा भैया। राष्ट्र का स्वरूप पाठ है, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। अब लेखक कौन है भैया? लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। बस आपको इतना लिखना है भैया। संदर्भ का आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिख देना है, बस आपका 2 नंबर पक्का, ठीक है। तो ये चीज, फिर आपको भैया धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, सब आपको आंसर गद्यांश में मिल जाएगा। अभी लास्ट में मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लेना, पूरा सोल्यूशन आप लोग करोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश करने से पहले 2 बार पढ़ो रेखांकित अंश, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए बनाकर लिख देना, क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, ठीक है। एंड पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। एंड 5वां क्वेश्चन है भावी आर्थिक अभुद्य हेतु क्या करना चाहिए। सब का आंसर आपको मिल जाएगा, बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ये आपको मिल जाएगा 5 क्वेश्चन का आपको 10 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या जरूर करना, बहुत छोटा सा है, ठीक है। और आपको ये मिल जाएगा। नहीं आता तो आगे आ जाओ, आगे भी आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप छोड़ दोगे, दूसरा वाला करो, ठीक है। नहीं आता तो ये वाला कर लेना। अशोक शब्द आ गया, अशोक के फूल, डायरेक्टली चैप्टर का नाम ही पता चल गया, ठीक है। अशोक की फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाता है तो सहज हो जाता है, और जब बोझ नहीं रहती ना, जब वह बोझ नहीं रहती तो वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहा अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है, और कालिदास इसका रस ले सके थे, और अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूं, ठीक है। और अपने ढंग से, ठीक है, उदास होना बेकार है भैया। पंडिताई जो है, पंडित बनना भी कोई छोटी बात नहीं है, कहने का मतलब है, ठीक है। उसमें भी बोझ होता है, लेकिन अगर उसमें प्रसन्नता आ जाए, मजा आ जाए तो बोझ नहीं लगता। ऐसे अगर पढ़ने में भैया आपको पढ़ने से, आपके पढ़ाई से प्यार हो जाए ना, तो कभी पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगा। अगर भैया टहलने घूमने में मजा आता है तो पढ़ाई आपको बोझ ही लगेगा, ठीक है। तो पढ़ाई से प्यार करो यार, दुनिया में क्या रखा है, पढ़ाई से प्यार करो, पैसा बहुत आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको नहीं, अगर आपको नहीं आता ना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली पाठ का नाम लिखा हुआ है अशोक के फूल, ठीक है। एंड अशोक के फूल के सभी बच्चों को पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वहां से, ठीक है। कोई एक तो करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा आगे चल के, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। पाठ का नाम सभी को पता है भैया, पाठ कौन सा है, अशोक के फूल, ठीक है। अब अगर अशोक के फूल है तो भैया लेखक सभी को पता चल गया होगा। लेखक है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका पाठ है, रचना जिसे आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी रचनाएं बोर्ड एग्जाम में पेपर में आती है, तो प्लीज आप इनका जीवन परिचय रचना तैयार कर लेना। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत छोटा सा रेखांकित अंश अगर मैं दिखाना चाहूँ ना, इतना छोटा सा है ना, जितना छोटा ये देखो यहाँ से लेके बस इतना सा रेखांकित अंश। आप कहोगे सर ये बहुत हार्ड है, अब इसमें क्या हार्ड है, ठीक है, छोटा सा है, लिख दो बना के, ठीक है, बस जो जानो लिखो। देखो अगला ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। देखो अगर उदास होना वैसे भी बेकार है, जिंदगी में जो लिखा है उतना तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो उदास होना बेकार है, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए और गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, ये बोर्ड एग्जाम 2026 में भैया छपेगा, जरूर छपेगा, 100% छपेगा। जल्दी से तैयार कर लो, लास्ट में जब आपको मैं पीडीएफ दूंगा ना, वहां से सारा तैयार कर लेना, ठीक है। बस देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया गद्यांश। अब आ जाओ भैया 10 नंबर का पद्यांश, ठीक है। 2 गद्यांश में से कोई एक करना है, ऐसे 2 पद्यांश भी है भैया। गद्यांश पद्यांश भाई हैं, कह रहे हैं अगर तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे पेपर में, तो पद्यांश भी किसी से कम नहीं है, ये भी 10 ही नंबर का आता है। अब वो भी 10 नंबर के आएंगे तो हम भी 10 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। अब इसमें है भैया दिए गए पद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर दो, इसमें भी सेम ही है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, पाठ का नाम लेखक का नाम लिखो, बस वही सब है। जैसे देखो
लिखा दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाचन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भक्त से हूं तो पति सामान जो है स्वयं पुत्र को भी खूं। जैसे पति को खोया वैसे पुत्र को भी खूं। और ठहरो मत रोको मुझे, मतलब ठहरो मत और मत रोको मुझे, और कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। आगे आ जाओ भैया, ठीक है। यहां करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, रई भर भी अनुताप ना करने को पाऊं। भाई अनुताप शब्द आ गया, जल्दी से आपको बताओ भैया, ये वाला आप कमेंट बॉक्स में बताओ भैया किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए, बहुत आसान है। अनुताप शब्द आ गया, सभी बच्चों को पता चल गया होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं क्या क्या है। देखो क्वेश्चन आपके 5 ही है, जैसे गद्यांश में था वैसे पद्यांश में भी है। पहला, उपयुक्त पाठ और लेखक का नाम लिखो, मतलब संदर्भ लिखो। 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं इसका, और राई भर भी अनुताप ना करने का पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है। और पद्यांश का भाव अगर आप बता दोगे 2 नंबर, और यहां भाषा की विशेषता बताइए 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 10 नंबर। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो मैं आपको ये वायरल पेपर करा रहा हूं ना, यहां से आपके पेपरवा में बहुत सारा क्वेश्चन छपेगा, बस तैयार कर लो। जितना मैं आपको कह रहा हूं उतना तैयार कर लो, क्योंकि पेपर में भैया 95 लाना है बस, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर लाऊंगा। अगला मेरे प्यारे लाडलो, जो कि मैंने शायद पढ़ाया भी हुआ है। अथवा देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे, होने देना विकृत मनसा तो, ना तो सुंदरी को जो थोड़ी सी शर्मित हो उसे गोद में लेना, श्रांति को खोना, होठों और कमल रूपी मुंह की जो ललिमा या फिर जो मललताएं हैं उसको तुम मिटाना। आगे थोड़ा सा और समझो, कोई क्रांत का कृषक ललना यदि खेत में दिखावे जाता हुआ जलद यदि व्योम, तो उसे ला और धीरे धीरे परस उनकी क्रांतिकाओं को मिटाना, और छाया द्वारा सुखित करना भूतांगना को। बहुत आसान है मेरे प्यारे लाडलो, बहुत आसान है। बस एक बार अगर आप समझना चाहते हो तो इसमें है कुछ नहीं। देखो मैं आपको अगर समझाऊं तो बहुत आसान है। लज्जाशील पथिक महिला, देखो लज्जाशील का मतलब महिलाएं शर्माती है ना, उनके लिए। तो लज्जाशील, अगर कोई शर्माती हुई महिला भैया रास्ते में नजर आए, क्या गोपियां या फिर जो राधा जी पवन से कहती हैं, तो होने देना विकृत, तो बहुत तेज चल के उनकी जो कपड़ा है ना, मतलब वस्त्र वगैरह, उसको इधर उधर यानी कि उलट पलट मटक कर देना। जो थोड़ी सी शर्मित हो, अगर वो थोड़ा सा शर्मित मतलब कि वो थोड़ा सा थकी हुई हो, तो उसको गोद में लेना, मतलब अपनी गोद में लेना, हवा पवन से कह रही है, ठीक है। और उनकी जो थकावट को मिटाना, अगर ओठ सूख रहा है तो उनके ओठ की ललिमाओं को लाना, और अगर मुख जो मुरझाया हुआ है तो उसको प्रफुल्लित कर देना। बस कुछ भी नहीं है। अगर आगे हम लोग समझे थोड़ा सा, अगर कोई क्लांतका कृषक कोई खेत में दिखावे, अगर कोई क्लांतका अर्थात कोई महिला कृषक कोई खेत में दिखावे, तो जाता हुआ जलद, तो जो ऊपर बादल जाता है ना उसको लाना, और उससे क्या करना, उसको छाया प्रदान करना, और उसकी भूतांगना अर्थात उससे जो धूप से तप रही है ना उसको मिटा देना। बस बहुत आसान है यार, बस एक बार पढ़ो, ठीक है। अगर आप लोग धीरे धीरे समझो ना तो कुछ भी नहीं है। हिंदी तो हमें बहुत आसान लगता है, बस थोड़ा सा समझो। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। पाठ का नाम तो पहले पता चल गया होगा, पाठ कौन सा है भैया। अगर राधा जी पवन से कह रही हैं तो पवन दूतिका होगा, ठीक है, पवन दूतिका होगा, तो पवन दूतिका। और कवि कौन है सभी को पता चल गया होगा भैया, कवि जो है हरियोध जी हैं। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, पूरा लिखूं तो देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, शॉर्ट में इनका नाम भैया हरियोध है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया बस, ठीक है। ये इनका हो गया पाठ और कवि, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरा व्याख्या बता दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती हैं वो मैंने पूरा समझा दिया। ओठों की कमल मुख की ललना, इसमें कौन सा अलंकार है ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जलद और कृषक ललना में का अर्थ क्या है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करोगे भैया आपको 10 नंबर मिल जाएगा। जाके आप बुक में, क्वेश्चन बैंक में, गाइड में कहीं भी देखोगे ये सब मिल जाएगा, पढ़ लेना, ठीक है। बस आगे आ जाओ, आगे देखो।
अब आता है भैया जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब का वाला निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए और उसका जो है आपको रचना का भी उल्लेख करना है। देखो साहित्यिक परिचय बोर्ड में आता है, लेकिन बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। आपको करना क्या है, छोटा सा, मतलब छोटा सा, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है, जीवन परिचय। उसमें कुछ नहीं लिखना है, बस उनका लिख दो, जन्म कहाँ हुआ और जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, बस 3 लाइन लिखना। फिर साहित्यिक परिचय आप थोड़ा बड़ा सा लिखना, लगभग 1 पेज में। फिर सेकंड पेज में जाना, उनकी रचनाएं लिखना, बस इतना सा आप लिखो भैया, तब आपको नंबर भर भर के मिलेगा। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये 100 नहीं 1000% आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। तैयार कर लेना अगर भैया टॉपर बनना है तो। पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जरूर आएगा, ठीक है, जरूर आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम भी आएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल भी आएंगे। ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपका भैया लेखक का हो गया, और ये आपको भैया 5 नंबर देखा जाएगा, 5 नंबर। ऐसे ही आपका भैया कवि का आता है, कवि का जीवन परिचय, और इसमें भी जो तीनों है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी रचना लिखो। 5 नंबर, 80 वर्ड्स, कम से कम 80 वर्ड्स में लिखना है, अधिकतम 80 वर्ड्स, ठीक है, अधिकतम है 80 वर्ड्स। तो देखो पहला मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से कोई एक लिखना है भैया, और ये भी 1000% यही आएगा। बस तैयार आपको करना है। मैं आप लोगों का इन सब का PDF दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से समझो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। भैया बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखो। कभी कभी सारांश भी आ जाता है, उद्देश्य भी आ जाता है, तो दोनों तैयार रखना। 5 नंबर का आता है। अगर ये नहीं आता, अधिकतम 80 वर्ड्स में, अथवा आपको ध्रुव यात्रा अथवा ध्रुव यात्रा है उस कहानी का आपको कहानी लिखना है, ना कि उद्देश्य। तो कभी कभी उद्देश्य भी आ जाता है, कभी कभी कहानी भी आ जाता है। तो बहादुर अथवा पंचलाइट, ठीक है, इसको करो। नहीं आता तो ये वाला करना, 5 नंबर पक्का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहानी, जो कि बहुत आसान होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कहानी आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है, अगले जन्म में भी याद रहेगा। ऐसा पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो। सबको बढ़िया एग्जाम्पल लेके, फिगर के साथ, चित्र के साथ, 3D में पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी बोर्डवा में। आगे देखो, आगे देखो, 7वां है स्वापठित खंड काव्य के आधार पर भैया आपको 80 नंबर, जो कि खंड काव्य आता है। आप छोटा सा काम कर दो, आपको करना क्या, इतना सा काम करना है। जाओ भैया वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, आप किस जिले से हो। जब आप जिले का नाम कमेंट करोगे ना, तो हमें यह पता चलेगा कि आप जिस जिले से हो वहां कौन सा खंड काव्य आता है, क्योंकि हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। तो जिले का नाम जल्दी से कमेंट करो, और ये भी अधिकतम 80 वर्ड्स में 5 नंबर का है। देखो यहां भैया श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करो। ये भैया श्रवण कुमार है, हम नहीं है, ठीक है, ये अलग श्रवण कुमार है। अगला देखो 8वां, ये भी श्रवण कुमार का है। तो दोनों में से कोई एक करो भैया, जिले का नाम कमेंट करना, फिर मैं आपको बता दूंगा। रसिम रथी खंड काव्य, ठीक है, 2 में से कोई एक करना है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, फिर आगे आ जाओ, बहुत सारे खंड काव्य होते हैं जो आपके जिले में कोई एक करना होगा। त्यागपति खंड काव्य, ठीक है, त्यागपति। फिर आगे आ जाओ, आगे पूरा खंड काव्य देख लो। 5वां है आलोक वृत्त खंड काव्य, सत्य की जीत खंड काव्य, 2-2 रहेगा बस। तो ये हो गया पूरा खंड का, जो कि आप लोगों को पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड खा। ये भी आपका 50 अंक का रहेगा, 50 अंक का। जैसे खंड का 50 अंक का था, वैसे खंड खा भी 50 अंक का रहेगा। तो चलो ये भी देख ले। खंड खा में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा संस्कृत का गद्यांश। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से आपको किसी एक को करना, 7 नंबर मिलेगा। 2 में से कोई एक करना है। देखो इसमें आपका लिखा हुआ महामना विद्वाना वक्तिका धार्मिको नेता पटु एंड पत्रकार आसीतम तरमम सर्वम गुण जन सेवो, ठीक है। तो इसको आपको आसीत, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है भैया। चैप्टर का नाम बहुत आसान है, क्योंकि यहां महामना शब्द आ गया, तो आप भैया डायरेक्ट लिख दो कि ये महामना मालवीय शब्द से लिया गया है। महामना मालवीय शब्द मतलब चैप्टर से, ठीक है, महामना मालवीय चैप्टर से, बस, ठीक है। तो इसका अर्थ लिखना और संदर्भ में ये वाला जो मतलब चैप्टर का नाम लिखना, क्योंकि संस्कृत में भैया कवि और लेखक नहीं होते, तो आप ये वाला लिख देना। अथवा आपके पास अगला जो आएगा भैया, अगला अगर ये नहीं आता तो भैया अगला संस्कृत वाला कर सकते हो। अगला संस्कृत वाला कि हंस राजा तदेव प्रस्तन मध्य आसम भागना हंस दुहिता मयूरे, ठीक है, हंस लज्जिता तस्य, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो भैया, अगच्छत लास्ट में है, और यहाँ हंस वाला है, हंस राजा वाला कौन सा चैप्टर में? जातक कथा। कौन सा है? जातक कथा। तो जातक कथा,
तो दोनों में से कोई एक जरूर करना भैया, और ये बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा, तैयार कर लेना, कोई एक जरूर आएगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो दोनों में से कोई एक आप करोगे 7 नंबर मिल जाएगा, 7 में 7 नंबर, ठीक है। आगे आ जाओ, ऐसे आपका भैया पद्यांश है, देखो पद्यांश देखो खा वाला, दिए गए पद्यांश में से कोई एक करना है, 7 नंबर का ये भी है। देखो नम्य हिरोचित भद्रवाह उल्लुक आकृष्ट मुख्य पश्चिम कथ भविष्यति, ये भैया किस चैप्टर से ले गया, जातक कथा, कौन से, जातक कथा वाले से। तो याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जातक कथा, अथवा यहां ये वाला आप नहीं जानते तो ये वाला कर लो, मतलब आपके पास ऑप्शन सारा है, दोनों में से कोई एक करो। और ये वाला जो भैया सुभाष रत्नानी चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से, सुभाष रत्नानी, ठीक है, सुभाष रत्नानी चैप्टर से। और ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर तो यहां से 100% आएगा सुभाष रत्नानी से, तो भैया जरूर तैयार कर लेना, इस चैप्टर से 100% एक पद्यांश आता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे अब ये तो हो गया गद्यांश पद्यांश संस्कृत का। आगे आओ भैया कि निम्नलिखित में से मुहावरों में से किसी एक का प्रयोग आपको करना है, आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको किसी एक, देखो किसी एक का अर्थ लिखना है 2 नंबर, ठीक है, और एक का अर्थ आपको लिखना है और उसका प्रयोग भी करना है। तलवार की धार पर चलना, फिर दूसरा तका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, सभी को पता है, ठीक है। वैसे आपको मैं जो टॉप दूंगा ना, मैं आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा, टॉप 50 दूंगा भैया मुहावरा, और इसी में से आएगा, टेंशन मत लो, वो क्लास भी आएगा सब। तो ये वाला तो भैया इसी में से 2 तो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा, तो जाके आप तैयार कर लो, इसी में से आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अब ये भैया आ का जैसे अनसीन पैसेज आता है हिंदी इंग्लिश में, वैसे आपठित गद्यांश आता है, ठीक है, आपठित गद्यांश, और इसको आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, 5 नंबर का आता है। देखो इसको आप पहले ध्यान से पढ़ो, यहां से आप पढ़ो, यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। ध्यान से इसको पूरा पढ़ो, ठीक है, जब इसको पढ़ोगे ना तो ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर पता चल जाएगा। पहला, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है, 1 नंबर, अगर आपने इसका आंसर लिखा 1 नंबर मिल जाएगा। एंड आदर्शों की रक्षा के लिए सत्य पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, इसका 2 नंबर मिलेगा। और इच्छाओं का उदारता का अर्थ बताइए, इसका 2 नंबर, कुल मिला के 5 नंबर मिलेगा। नहीं आता अथवा भी है, दूसरा वाला कर लेना, ठीक है, दूसरा वाला देखो यहां आपके पास अथवा लगा हुआ है, ठीक है, अगर नहीं आता पहला वाला तो आप ये वाला कर लेना, अथवा शब्द है। अब देखो यहां आपका ये वाला, ठीक है, नाटक प्राचीन काल से ही, देखो यहां से नाटक प्राचीन काल से ही श्रवण, मनोरंजन और आकर्षक कला माध्यम माना जाता है। इसको पूरा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा बड़ा होता है लेकिन बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, पूरा मिल जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है पूरा इसी में मिल जाएगा, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा मिल जाएगा भैया, 5 नंबर, ये आप पक्का कर लो, ठीक है। और आपको दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको 100% समझ में आए वो करना, अगर एक में डाउट है तो मत करना, दूसरा वाला कर लेना, डाउट मत रखना, ठीक है। अगला आ जाओ, अब आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव है, देखो लिखा हुआ है 11 नंबर, निम्नलिखित शब्द में अर्थ का चयन करो, बहुत आसान आता है। 1 नंबर का सबसे पहले वसन व्यसन, वसन व्यसन का क्या अर्थ है मेरे प्यारे लाडलू, बहुत आसान होता है, ठीक है, ये सब तो छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे कि भैया विवश और व्याकुल, या कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, बिस्तर और अवधि, सभी को पता है भैया, वसन मतलब कपड़ा, व्यसन मतलब आदत, कपड़ा यानी कि वस्त्र और आदत, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखो ये सब बहुत आसान होता है ऑब्जेक्टिव। ये अब ये वाला ऑब्जेक्टिव देखो, ये कौन नहीं जानता यार, पर्यायवाची अगर पता हो, अम्बुद और अम्बुज और अम्बुद एक ही जैसा है, लेकिन भैया जो जा वाला है अम्बुज, अम्बुज का मतलब क्या होता है, कमल होता है, और अगर दा लगा है अम्बुद, अम्बुद का मतलब बादल होता है, कमल और बादल हो गया। सी वाला ऑप्शन बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से पहले पढ़ो तो सही। आगे आ जाओ, आगे दूसरा अर्थात खा वाला स्टार्ट होगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का अर्थ बताओ। देखो यहाँ अंबर है, पट है, विधि है, नाग है, तो नाग का सभी को पता होगा क्या है, नाग का मतलब होता है सर्प, सर्प मतलब सांप, और हाथी, हाथी, ठीक है, हो गया, 2 अर्थ बता दिया, 2 नंबर पक्का, ठीक है। अब आ जाओ भैया, पहले एक आपने पक्का कर लिया, फिर दूसरा वाला यहाँ आपका पक्का होगा। देखो ये वाला, देखो इसमें क्या पूछ रहा है भैया, वाक्यों में से किसी एक का शब्द का चयन करो, 1 नंबर लिखा हुआ जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने, जो आंखों के सामने उसे नेत्र सम्मुख नहीं कहते, प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखें के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, कहते नहीं क्यों, हमने उसको प्रत्यक्ष देखा,
और डर गया, ठीक है, वैसे यही तो है भाई नेत्र के सामने अर्थात प्रत्यक्ष। आगे, जानने की इच्छा रखने वाला, भैया जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला ऑप्शन है जानकार, ज्ञानी, ज्ञानी तो मतलब जो जान चुका है, जानकार मतलब जो जानता है, जिज्ञासु मतलब जो जानना चाहता है, मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, जिसका इच्छा है पढ़ने का, कुछ समझने का, कुछ जानने का, उसको जिज्ञासु कहते हैं। जीनियस कहते हैं कि वो बहुत जीनियस है यार, तो उसी का अर्थ है जिज्ञासु, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का आपको शुद्ध करना है, किन्हीं दो को शुद्ध करना है। तुम तो कुर्सी पर सो बैठे, पहला। दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो अगर शुद्ध करना है भैया, लिखो इस सरोवर में, अनेकों मत लिखो क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब बहुवचन है, तो इसको कर दो अनेक। क्या करोगे? अनेक, अनेक ऑलरेडी बहुवचन है, तो अनेक कमल खिले हुए हैं, बस शुद्ध हो गया, 1 नंबर मिल गया। दूसरा, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। अब एक बार कृपया आ गया तो दोबारा कृपा का क्या जरूरत, तो इसको हटा दो और लिख दो कृपया, उसको हटाओ, अनुमोदन करने की कृपा करो, बस हो गया 1 नंबर, इसका 2 नंबर पक्का। आगे आ जाओ भैया, रस छंद अलंकार मैंने पढ़ा रखा है, नहीं देखा है तो देख लेना पहले लिस्ट में हिंदी वाले। भैया वीर रस अथवा हास्य रस का भैया आपको परिभाषा भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, 2 नंबर, और इसका मैंने ट्रिक भी बताया है भैया। रस लिखने का ट्रिक इतना आसान लगेगा ना, वो ट्रिक जानने के बाद हलवा रहेगा, बस जाओ बोर्ड एग्जाम में खा लो बस। अब ये तो आपको 2 नंबर देकर जाएगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण, 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का, 2 नंबर मिलेगा। गा वाला है दोहा अथवा सोरठा छंद का उदाहरण और परिभाषा, 2 नंबर इसका मिला, 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रस छंद अलंकार का बहुत आसान होता है, वो तो बिल्कुल फिक्स ही होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे भैया 13 नंबर, बैंक में खाता खोलने के लिए आपको प्रबंधक को पत्र लिखना है, 6 नंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। टॉप 3 में आप लोगों को लाऊंगा बहुत जल्द। अथवा शहर में फैली संक्रमण बीमारी के द्वारा जिला अधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखो। तो दोनों में से कोई एक लिखना है, नहीं आता भैया मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा कि क्या फॉर्मेट होता है जो पत्र का। जब फॉर्मेट बता दूंगा ना, तो उस फॉर्मेट से आप बहुत सारा पत्र लिख सकते हो, 10 से 15 पत्र, 20 पत्र, जितना भी हो लिख दो, ठीक है। तो वो फॉर्मेट बताएंगे, टेंशन मत लो, सबका फॉर्मेट आएगा। अब ये हमारा लास्ट में आता है, क्या देखो लास्ट में आता है निम्नलिखित विषयों पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। निबंध 7+2 9 नंबर का। देश में बेरोजगारी की समस्या, जो कि मैंने कल ही पढ़ाया है, बेरोजगारी की समस्या तैयार कर लो, ठीक है। आतंकवाद, जो कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जब इंपॉर्टेंट बताया था आतंकवाद भी, और वृक्षारोपण का महत्व मैं आपको जल्दी पढ़ा दूंगा। तीनों में से कोई एक लिखना है भैया, 9 नंबर मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन सब का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो कहां मिलेगा, सर जो ट्रिक है वो कहां मिलेगा, सब कुछ भैया आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। कहां मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप जो कि टॉपर बैच के नाम से। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, अभी जो है भैया उसकी फीस जो है केवल 199 रुपए है, पूरे साल की फीस है, पूरा साल। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया भैया, पूरा साल आप पढ़ो। करना क्या है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, 99 18 86 31 96। इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना भैया, आपको ज्वाइन कर दूंगा पेमेंट करने के बाद। तो चलो कॉल जरूर करना इस वीडियो के बाद, व्हाट्सएप कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कर सकूं, और भी अच्छे अच्छे नोट्स देख सकूं। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।